हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करता है और वो है फिज़िक्स। कि लास्ट के इस टाइम में जो 3-4 महीने का टाइम बचा हुआ है प्रिपरेशन में, आपका 4 महीने का टाइम जो बचा हुआ है, इसमें फ़िज़िक्स कैसे आपको कवर करनी है और कैसे आपको फ़िज़िक्स मैनेज करनी है। देखिए, चाहे आपकी फ़िज़िक्स बहुत बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, या आपकी फ़िज़िक्स बहुत वीक हो, जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो दोनों ही लोगों के लिए कॉमन है। ओके, तो शुरू करते हैं। I am Dr. Saurabh Jain. I have done my MBBS, then I have done my MD from AIMS New Delhi. Right now, I am working as a doctor in AIMS New Delhi, and I am also your mentor for NEET. तो आपकी फिजिक्स चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, तो भी आपको वेक्टर्स, यूनिट, डायमेंशंस एंड बेसिक मैथ्स, ये 3 चीज़ें बहुत अच्छी करके एग्जाम में जाना है। और अगर आप फिजिक्स आपकी बहुत वीक है, आप अभी उसको शुरू कर रहे हो, तो भी आपको वेक्टर्स, यूनिट, डायमेंशंस एंड बेसिक मैथ्स, इन 3 चीज़ों के लिए 3 से 4 दिन का टाइम लगा करके इनको बहुत अच्छा करना है। क्योंकि हर साल देखा गया है 2 से 3 क्वेश्चन सीधे इन टॉपिक्स से आ जाते हैं और ये हर कोई सॉल्व कर सकता है। बहुत ईजी होते हैं क्वेश्चंस अगर आपके ये 2-3 टॉपिक्स जो है प्रॉपर्ली कवर्ड हैं। क्योंकि आपको ये टॉपिक्स अच्छे से करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर्स आप करेंगे उन सारे चैप्टर्स में इनका यूज़ आने वाला है और काफ़ी यूज़ आने वाला है। तो आपके आगे आपको दिक्कत ना आए और आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन सही हो पाए, तो इन 3 चैप्टर्स को तो आपको सबसे पहले मास्टर करना है। इसके बाद आपको जो काम करना है वो है कि आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। तो देखिए, अगर आप क्लास 11th और 12th दोनों की फिजिक्स देखते हैं तो क्लास 12th की फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा। ये लिस्ट ऑफ चैप्टर्स मैंने दे रखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया, कैपेसिटर्स हो गए, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो गया। इसके अलावा आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, EMI, EM वेव्स, रे ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम, न्यूक्लियाई, और इसके अलावा आपका सेमीकंडक्टर्स, मतलब आपका लॉजिक गेट्स और सेमीकंडक्टर्स। इन टॉपिक्स अलोन से ही आपके 25 से 30 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को प्रॉपर्ली कवर कर लेते हैं क्लास 12th के टॉपिक्स से, इनको करना कंपैरेटिवली 11th के कंपेरिजन में इनको कंपैरेटिवली करना बहुत ईजी है। 11th की फिजिक्स बहुत टाइम मांगती है क्योंकि कॉन्सेप्ट बनाने में टाइम लगता है। क्लास 12th की फिजिक्स में कंपैरेटिवली टाइम कम लगता है। अगर आपके ये टॉपिक्स हो जाते हैं, इसके बाद आप रोटेशनल मोशन, ऑसिलेशन, और इसके अलावा 11th के वो चैप्टर्स जैसे KTG हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ऐसे चैप्टर्स जो कि केमिस्ट्री में भी जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स में भी जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसे चैप्टर्स जो रिलेटिवली ईजी हैं और जहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, उन चैप्टर्स के पीछे अगर आप जाते हैं तो फिजिक्स में आपका एक बल्क ऑफ द पोर्शन जो होगा वो कवर हो जाएगा। उससे आपको स्कोर करना ईजी होगा। मेन थिंग ये है कि टफ चैप्टर्स क्लास 11th के वो चैप्टर्स जो बहुत टफ हैं, जैसे काइनेमेटिक्स, खास करके उसके पीछे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर पहले से आपने की हुई है, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, आपके क्वेश्चन उसके अच्छे से ईजिली बन जाते हैं, दैट्स वेरी गुड। अगर नहीं बनते हैं, बिल्कुल उन चैप्टर्स के पीछे भी नहीं पढ़ना है, आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप करना भी चाहते हैं तो दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का आप टाइम निकालिए, उनको करिए। पर बाकी जो बचे 2 सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, उस पर फोकस करिए। और फिजिक्स के वो टॉपिक्स जो ऑलरेडी आपको आते हैं उन पर फोकस ज़्यादा करिए। उन चैप्टर्स के पीछे मत जाइए जिनको आपने इससे पहले नहीं किया है। ओके, तो 12th के चैप्टर्स ईजिली हैं। 12th के पीछे हमको 12th की फिजिक्स पर पहले ध्यान देना है और हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस उन टॉपिक से ज़्यादा करनी है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे लिस्ट जो मैंने आपको टॉपिक्स से दिखाई थी, इन टॉपिक्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है रेदर देन 11th के टॉपिक्स की। ओके, तो अगर इवन आपकी अगर फिजिक्स बहुत अच्छी है तो भी आपको इन चैप्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, ताकि इनके जब एग्जाम में क्वेश्चन आएँ तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएँ। इन क्वेश्चंस में आपको कहीं से आप अटके नहीं, इन क्वेश्चंस में कहीं से आपको कोई दिक्कत ना आए। ओके, जब आप फिजिक्स करोगे आपको डाउट्स आएंगे। मेरी आपको एक सलाह ये है कि अगले 3 महीने तक में आपको जितने भी डाउट्स आएँ, आप टीचर्स से मिलें, कांटेक्ट करें, अपने डाउट्स क्लियर करें। लास्ट का 1 महीना जो होगा उस टाइम पर आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कर रहे होगे। आप केमिस्ट्री कर रहे होगे, आप बायो कर रहे होगे, फिजिक्स में जो चीज़ें आपको आती हैं केवल उन पर फोकस कर रहे होगे। लास्ट का 1 महीना डाउट क्लियरिंग के लिए नहीं है। उस टाइम पर आपको कोई भी डाउट आए, आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि लास्ट के टाइम में एक एक डाउट क्लियर करने में 2-3 घंटे चले जाते हैं। बहुत टाइम बर्बाद होता है, फोकस हटता है। इसलिए जो भी आपको डाउट क्लियरिंग करनी है, कोई भी नया चैप्टर करना है, जो भी करना है वो मार्च तक कर लीजिए। उसके बाद कुछ भी नया करने का टाइम नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रिविजन पर, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी पर उस समय फोकस करना होगा। आप फिजिक्स में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करते हैं, मिनिमम आपका 100 से 150 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए रोज़ का। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि फिजिक्स को जितना भी आप टाइम डिवोट कर रहे हो, वो आपके दिन भर के जो टोटल स्टडी टाइम है उससे 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर दिन भर में आप 8-9 घंटे पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स को आप 2-2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप फिजिक्स को बहुत ज़्यादा टाइम देंगे, हो सकता है फिजिक्स में आज आपका स्कोर 100 हो, 100 से आप 160-170 पर पहुँच जाओ, लेकिन वो 60-70 नंबर आपके बायो में कम हो जाएंगे अगर आप बायो पर ध्यान नहीं दोगे तो अल्टीमेटली एक जगह से आप बढ़ाओगे, दूसरी जगह से आप कम कर लोगे। इससे बेटर है कि आप अपनी प्रिपरेशन को बैलेंस लेके चलें। फिजिक्स को उतना टाइम दें जितना वो डिज़र्व करता है।
ओके, डो नॉट improve your physics at the cost of bio or chemistry. So do not go for new chapters, go only for important chapters. और ख़ास करके फिजिक्स के काइनेमेटिक्स, NLM, 1D 2D, ये जो चैप्टर्स हैं वर्क पावर एनर्जी, जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इनके पीछे अभी ना पढ़ें। इनके पीछे आप, अगर आपको पढ़ना भी है तो दिन में बहुत थोड़ा सा इनके लिए टाइम दें। आप पहले अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कंप्लीट करें। ओके, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का लेवल है वो नीट के क्वेश्चंस का लेवल ही होना चाहिए। एक मीडियम लेवल के आपको क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन भी आप करें तो भी चलेगा। आपको बहुत टफ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि नीट के लेवल के हों, ठीक है? क्योंकि आप इंटेलिजेंस इस चीज़ से मेजर नहीं किया जाएगा कितने हार्ड क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाए। आपका इंटेलिजेंस इस चीज़ पर होगा कि आपको फॉर्मूलेस कितने याद थे और कितनी स्पीड से आप क्वेश्चन कर पाए। हमारा मेन गोल है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, कुछ लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठाना और फॉर्मूलेज याद करना। तो गो फॉर मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। किसी एक क्वेश्चन पे अगर आप अटक जाते हो और आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा भी तो एग्जाम हॉल में सॉल्व नहीं होगा। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट है फॉर्मूला याद होने की। एज ए नीट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट यू शुड मोर फोकस ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चंस रेदर देन गोइंग आफ्टर वेरी वेरी टफ क्वेश्चंस। ओके, पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी में एक चीज़ याद रखिएगा, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन बहुत टफ आता है तो पहली बात तो टफ क्वेश्चन आपको करने हैं जब आप पूरा पेपर कर चुके हो, बायो कर चुके हो, केमिस्ट्री कर चुके हो, फिजिक्स कर चुके हो पूरी और गोले भर चुके हो। उसके बाद बचे हुए 2 4 5 जो बहुत टफ क्वेश्चन है वो तभी सॉल्व करने हैं। टफ क्वेश्चंस को अपने चलते हुए पेपर के फ्लो में नहीं करना है, क्योंकि टफ क्वेश्चंस कई बार टफ क्वेश्चन के चक्कर में ईजी क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो पहली बात तो टफ क्वेश्चंस करने हैं सबसे लास्ट में, नहीं हो पाएंगे सॉल्व, छोड़ देना है, ठीक है? दूसरी चीज़, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिजिक्स का, तो जो भी पेपर में जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो प्लस जो आस्ट है वो आपको पेपर में लिखना ज़रूर है। आपको लिख करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना है और कैलकुलेशंस भी अपने दिमाग में नहीं करनी है, पेपर पर लिख करके करनी है, क्योंकि उससे गलती होने के चांसेस कम होते हैं। आप कैलकुलेशन फास्ट कर पाते हैं और अगर बाई चांस मान लीजिए आप लौट करके उस क्वेश्चन पर दोबारा आते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपने अभी तक उस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, कितना किया हुआ है, ताकि आप उस क्वेश्चन को जहाँ से आपने छोड़ा था उसके बाद आगे कंटिन्यू कर पाएँ। अगर आप उस क्वेश्चन पर दोबारा पलट के आते हैं आपसे फर्स्ट टाइम पर अगर सॉल्व नहीं हुआ था, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो कैलकुलेशंस होते हैं वो लिख करके करें। आप क्वेश्चन फिजिक्स का लिख करके सॉल्व करें। ओके, सो इन कंक्लूजन, जो आपको आता है फिजिक्स में प्लस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन 2 चीज़ों पे फोकस करिए। नए टॉपिक्स के पीछे मत जाइए, बेसिक फिजिक्स अच्छे से कर लीजिए और ओवरऑल स्ट्रैटेजी में फिजिक्स के चक्कर में बाकी 2 सब्जेक्ट ख़राब नहीं करने हैं। ओवरऑल स्ट्रैटेजी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपका बायो अच्छा हो, केमिस्ट्री अच्छा हो, बचे हुए टाइम में आप फिजिक्स करो, लेकिन फिजिक्स को सही करने के चक्कर में केमिस्ट्री और बायो ख़राब नहीं करने हैं। फिजिक्स में आप 100 नंबर बढ़ा पाओगे और बायो में 100 नंबर कम हो जाएंगे, बात बराबर हो जाएगी। इससे बेटर है कि आप बायो में और केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करें, जहाँ पर कम टाइम में आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे और बचे हुए टाइम को दें आप अपने फिजिक्स के लिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ अगर आपको किसी और नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।